नमस्कार। पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पेपर कोड 891 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन हिंदी मीडियम में। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस दूंगी और इसमें हम करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। The same video has been made in English medium also for those students who wish to watch it exclusively in English. For them, there is a separate video, they can watch that one. हमारा पहला सवाल है What did the भक्ति saints emphasize most? जो भक्ति संत थे उन्होंने सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व दिया और किस चीज पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो अनुष्ठान है, जो रिचुअल्स हैं, उनको सिंपल रखिए। उन्होंने कहा आप अपने मन को और आचरण की पवित्रता पर जोर दें, आपका मन सच्चा हो। उन्होंने सादगी पर सबसे ज्यादा जोर दिया या फिर उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के प्रति उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। उन्होंने कहा कि मन की पवित्रता और साथ ही साथ आपका जो आचरण है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने पर्सनल डिवोशन पर भी जोर दिया। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दीजिए, पर इन्होंने प्योरिटी ऑफ माइंड एंड कॉन्डक्ट पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो 26 का आंसर है बी। 27. They occur on both sides of the equator and extend till the tropics. They grow in areas of low rainfall and can attain a height of up to 3 to 4 meters. What do the above line refers to? ये जो है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है वे भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाए जाते हैं और कर्क रेखा तथा मकर रेखा तक उनका फैलाव है। वे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ये पंक्तियां किसके बारे में है? ये पंक्तियां सवाना, डाउन, वेल्ड या स्टेपी के बारे में है और ये सभी क्या है? ये सभी हैं घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर है हमारा ए। सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में ये बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर है ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री से कि यहाँ पर ये कुछ आपको घटनाएं दी हुई हैं, रॉलेट एक्ट, खेड़ा मूवमेंट, चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आपको इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, क्रमवार लगाना है। ठीक है, तो हमें जानना होगा सबसे पहले कि घटनाएं कब हुई। यहाँ पर दिया हुआ है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं और ये एक लेजिस्लेटिव एक्ट था और इसका जो साल है वो है 1919। फिर है हमारा खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट का जो साल है वो है 1918। फिर है चंपारण सत्याग्रह। ये वो मूवमेंट है जिसमें भारत लौटने के बाद गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो सबसे पहले इसी के साथ जुड़े थे भारत में और ये हुआ था 1917 में। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह के बाद हुई थी हमारी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो सबसे पहले है हमारा चंपारण सत्याग्रह, तो 3 से शुरू होगा, 3 यहाँ पर है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में सबसे पहले हमारा आएगा चंपारण मूवमेंट, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और फाइनली रॉलेट एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, 28 का आंसर है डी। चंपारण के बाद ये तो 100% कंफर्म है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी और बीच में आपका खेड़ा मूवमेंट भी है। 28 का आंसर है डी। 29. The correct sequence in decreasing order of the given industries in terms of consumption of coal in India. यहाँ पर आपको 4 इंडस्ट्रीज दी गई हैं, थर्मल पावर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट और टेक्सटाइल। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी है जिसमें कोयले की खपत सबसे ज्यादा है। हमें सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर जाना है। ठीक है, तो थर्मल पावर जो बिजली बनाते हैं कोयले से, आयरन एंड स्टील, सीमेंट और टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर है सी। ठीक है, सबसे ज्यादा खपत तो बिजली बनाने में ही है, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में है, उसके बाद सीमेंट में और फाइनली टेक्सटाइल। सो ऑर्डर क्या है हमारा? ऑर्डर है 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज द ऑर्डर, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न 30, इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और डिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय। अगर जो हमारी भारतीय संसद है वो किसी राज्य का नाम बदलना चाहती है, उसकी बाउंड्रीज बदलना चाहती है, उसको छोटा करना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, विभाजित करना चाहती है, इन सभी में बाउंड्रीज चेंज होंगी।
तो ये कैसे किया जा सकता है? ये एक साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए पूर्ण बहुमत चाहिए, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग चाहिए, या 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग भी चाहिए, साथ ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी चाहिए। ये हमारे 4 विकल्प हैं। अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना है या फिर उसकी बाउंड्रीज बदलनी है, तो इसके लिए ये बहुत पेचीदा काम नहीं है। इसके लिए केवल चाहिए एक सिंपल मेजॉरिटी। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ द मेंबर्स, जितने भी सदस्य उस दिन आए हैं, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जो उपस्थित है उसमें से अगर 50% ये कह देते हैं और वोट डाल रहे हैं, कह देते हैं कि हाँ बदल दिया जाए, तो बदल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर है हमारा ए। 31, next one is 31. India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to भारत एक जन सांख्यिकीय लाभांश वाला देश है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? आप ये बहुत सुनते हैं, पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है 15 साल से कम, वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ काम करने वाली जो जनसंख्या के आयु वर्ग के लोग हैं उसमें उच्च आबादी है। हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन ही काफी ज्यादा है, या फिर हमारे यहाँ जो 60 साल से ज्यादा लोग हैं भारत में, वो काफी ज्यादा हैं। अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर है हमारा बी। ओके, 31 बी। 32 बैटल ऑफ धर्मट, धर्मट का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध और दोराई का युद्ध, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये अकबर के साथ जुड़े हैं, ये मराठास के साथ जुड़े हुए हैं, ये शाहजहां के साथ जुड़े हैं, या ये औरंगजेब के साथ जुड़े हुए हैं? ये जो सभी युद्ध हैं, ये शाहजहां के बेटों के बीच में हुए थे। और शाहजहां के बेटे कौन थे? शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह, आपने जरूर इनका नाम सुना होगा। उसके बाद औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब इनके बेटे थे, और ये लास्ट ग्रेट मुगल भी थे। मुराद इनका बेटा था। इनके बीच में जो बैटल ऑफ सक्सेशन हुआ, शाहजहां की मृत्यु के बाद जो बेटों के बीच में युद्ध हुआ राजगद्दी को हासिल करने के लिए, और उसमें औरंगजेब विजयी होकर उभरे, ये सभी जो हैं, ये युद्ध ये बैटल ऑफ धर्मट भी हुआ, बैटल ऑफ समूहगढ़ भी हुआ और बैटल ऑफ दोराई भी हुआ। तो ये जो सभी युद्ध हैं ये जुड़े हुए हैं औरंगजेब के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा आंसर है डी। 33 arrange the following in increasing order of size beginning with the smallest। हमें क्या करना है? हमें सबसे छोटे को सबसे पहले लगाना है, उसके बाद उससे बड़े को, उसके बाद उससे बड़े को और उसके बाद उससे बड़े को। इस तरह से हमें इनको लगाना है इनके साइज के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी, पृथ्वी, उसके बाद हमें दिया हुआ है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, आकाश गंगा और फाइनली ब्रह्मांड। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे का हिस्सा, और मिल्की वे जो है वो यूनिवर्स का एक हिस्सा है। यस, क्वेश्चन नंबर 33 में जो पहला ऑर्डर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड वाले में अगर आप देखिए बीच में मिल्की वे आ गया, मिल्की वे अर्थ से बड़ा और सोलर सिस्टम से छोटा नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो मिल्की वे से छोटा नहीं है। तो इसमें कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 33 में ए जो है हमारा आंसर सही है। 34 what are the effects of salinization on the irrigated land? ओके, जो संचित भूमि होती है उस पर लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अगर किसी भूमि की बहुत ज्यादा सिंचाई कर दी जाए तो फिर क्या होता है? तो होगा ये कि जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जो वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं वो पीछे मिट्टी में रह जाते हैं, तो वो सॉइल की सैलिनाइजेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, संचित भूमि पर लवणता का क्या प्रभाव पड़ता है? इससे फसल का उत्पादन बढ़ता है, ये सॉइल को इम्परमिएबल बनाती है, ये वाटर टेबल को रेज करती है, या सॉइल के बीच में जो एयर स्पेसेस होते हैं वहां पर ये पानी भर देती है। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर है बी। क्यों? ये सॉइल को इम्परमिएबल बनाता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये सॉइल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट कर देता है, जिस वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डैमेज होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर है हमारा बी। 35 Which of the following is not found in India? इनमें से वो कौन सा जानवर है जो भारत में नहीं पाया जाता है? भारत में
ब्लैक नेक्ड क्रेन जो काली गर्दन वाले सारस हैं वो पाए जाते हैं। चीता भारत में नहीं पाया जाता है। फ्लाइंग स्क्विरल भारत में पाई जाती है। स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ भी भारत में पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता। तो फाइनली इनमें से कौन सा भारत में नहीं पाया जाता है? इनमें से चीता भारत में नहीं पाया जाता है, तो आंसर है हमारा बी, चीता इज नॉट फाउंड इन इंडिया। कृष्ण देवा राया रोट इन डैश लैंग्वेज, ठीक है। कृष्ण देवा राया ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक हैं। ये किस भाषा में लिखते थे? महाराज को लिखने का भी शौक था। ये तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या फिर संस्कृत में, किस भाषा में लिखते थे? क्वेश्चन नंबर 36। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये विजयनगर एम्पायर के शासक थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के शासक थे और इनको तेलुगु भाषा में लिखना बेहद पसंद था और तेलुगु भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अमुक्त मलयादा। नाम भी याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि अमुक्त मलयादा किस भाषा में है? वो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर है बी। 37 Which of the following was not a province of the ब्रह्मानी किंगडम? जो बहमानी किंगडम था उनका इनमें से वो कौन सा ऐसा है जो कि बहमानी किंगडम का प्रोविंस नहीं था? निम्न में से कौन सा ब्रह्मानी साम्राज्य का एक प्रांत नहीं था? गुलबर्ग, गोलकोंडा, दौलताबाद या फिर बेरार। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि 1526 में क्या हुआ था कि जो ये बहमानी एम्पायर था ये ब्रेक डाउन हो गया था और 5 स्मॉल किंगडम्स में ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और वो 5 स्मॉल किंगडम्स कौन से हैं? वो हैं आपके बेरार, बिदर, इनके नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अहमदनगर, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गोलकोंडा एंड बीजापुर, ठीक है। गोलकोंडा एंड बीजापुर, ठीक है। ये 5 में ये ब्रेकअप हो गया था बहमानी किंगडम। तो इनमें से कौन सा है जो कि नहीं था बहमानी किंगडम का प्रोविंस? क्वेश्चन नंबर 37 ए गुलबर्गा जो है ये हमारा आंसर है। 37 के लिए आंसर क्या है हमारा? 37 के लिए आंसर है ए। 38 क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर आपको दो लिस्ट्स दी गई हैं। एक तरफ आपको आर्टिकल दिया है, जैसे यहाँ देखिए आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)C, आर्टिकल 19(1)E और आर्टिकल 19(1)G। और दूसरी तरफ जो लिस्ट 2 है जहां पर सूची 2 लिखा हुआ है ये बताता है कि कौन से आर्टिकल में क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। और आपको ये मैच करने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पॉलिटी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस देखकर जनरली स्टूडेंट्स हड़बड़ा जाते हैं, बहुत बार पढ़ते भी नहीं है, ऐसे ही गेस करने की कोशिश करते हैं ये सोच करके शायद मुझे आएगा नहीं, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं कभी-कभी इस प्रकार के प्रश्न। तो देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 आर्टिकल 19(1)A जो है आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है, तो 1 जाएगा, ए जाएगा आपके 3 के साथ, ठीक है। आर्टिकल 19 में हमारी फंडामेंटल राइट्स है ना। अब आर्टिकल 19(1)C जो है ये आपको स्वतंत्रता देता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, तो ये जाएगा 2 के साथ। आर्टिकल 19(1)E जो है ये फ्रीडम देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं, तो सी जाएगा 1 के साथ। और फाइनली जो जी है ये आपको फ्रीडम देता है कि कोई भी ऐसा व्यवसाय जो जनता के लिए हानिकारक ना हो, आप उस ऑक्यूपेशन, बिजनेस या ट्रेड को कैरी आउट कर सकते हैं, तो ये जाएगा आपके डी जाएगा 4 के साथ। और ये कॉम्बिनेशन कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 38 ये कॉम्बिनेशन है डी में। डी में देखो A is with 3, B is with 2, C is with 1 and finally D is with 4. तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर is going to be D. 39 The National Biodiversity Congress 2017 was held in नेशनल डाइवर्सिटी कांग्रेस 2017, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर असम में। ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है नेशनल बायोडाइवर्सिटी कांग्रेस ये हुई थी केरल में। केरल में जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी और केरल का जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, वो होस्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर क्या है? आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पॉलिटी से। द फॉलोइंग प्रोविजन, एक प्रोविजन दिया गया है आपको, ठीक है, जो ये कहता है कि मॉन्यूमेंट्स जो है, जो प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स है नेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं, स्मारक हैं, स्थल है, उनकी सुरक्षा हमें करनी है।
ये एग्जैक्टली क्या है? ये जो सुरक्षा करनी है, ये आपकी फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। भारत के संविधान में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं उसमें आता है ये, या फिर ये भारत के संविधान पर निर्धारित मौलिक कर्तव्यों में आता है, या फिर ये भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश है। ये एग्जैक्टली क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। ओके, सबसे पहले तो आपको बता दूं, चलिए आपको एक हिंट देती हूँ कि आर्टिकल 49 में है। ठीक है, अगर ये आर्टिकल 49 में है तो क्लियरली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा 40 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से। जो लोअर गैंजेटिक प्लेन है वहां पर बेहद ह्यूमिड क्लाइमेट है और हाई टेम्परेचर रहता है साल भर। ठीक है, बारिश भी होती है और तापमान भी ऊंचा रहता है। तो जब बारिश भी हो, पानी भी अवेलेबल हो, टेम्परेचर भी ऊंचा हो, तो वहां पर किस तरह की जो फसल है मोस्ट सूटेबल है इस क्षेत्र के लिए? गंगा के जो निचले मैदान हैं उनमें साल भर उच्च तापमान तथा आर्द्र जलवायु रहती है। फसलों के निम्न जोड़े के बीच कौन सा एक इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पर धान और कपास की खेती बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर वीट और जूट की खेती बहुत अच्छी होगी, यहाँ पर धान और जूट की खेती बहुत अच्छी होगी, या फिर वीट एंड कॉटन। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? आंसर है पैडी एंड जूट। ठीक है, जूट एक ऐसी फसल है जिसको रेटिंग वाली जो प्रोसेस आती है उसमें बहुत सारा पानी चाहिए। पैडी में, धान में जब ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है, तब उसको बहुत सारा पानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा आंसर क्या है? आंसर है पैडी एंड जूट, 41 सी। 42 when was the University Grants Commission set up? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। अब 1950 में, 1956 में, 1953 में, 1959 में, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। जो आपका यूजीसी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको सेटअप किया गया था बाय द यूजीसी एक्ट 1956 और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नीचे काम करता है। ये जनरली जो कोऑर्डिनेशन है और मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा आंसर है 1956 सी, दैट इज आवर आंसर। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कलकत्ता, मैसूर, कानपुर या फिर रांची? क्वेश्चन नंबर 43। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है मैसूर में। ओके, सो आंसर क्या है हमारा? आंसर है सी। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CFTRI और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। ठीक है, आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ऑपरेशन दुर्गा हैज बीन स्टार्टेड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट? ऑपरेशन दुर्गा जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन दुर्गा ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है, बिहार ने स्टार्ट किया है या उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है? अगर आपने हाल फिलहाल के दिनों में टीवी देखा हो तो जो यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एंटी रोमियो स्क्वाड। वो जो मन चले लड़के होते हैं सड़कों पर उनको सबक सिखाते हैं, उसी की तर्ज पर एक ऑपरेशन दुर्गा स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ये उनका अभियान है जिसमें विमेन सेफ्टी को लेकर जो है इसमें काम किया जाता है। और जो चीफ मिनिस्टर है उनका फ्लाइंग स्क्वाड होता है जो कि जगह जगह जाता है, जैसे कि कॉलेजेस के सामने हुए, पार्क्स वगैरह हुए, और वहां पर महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी वगैरह जो इस तरह की चीजें होती हैं उनको चेक करता है। तो ऑपरेशन दुर्गा लॉन्च किया है द स्टेट ऑफ हरियाणा ने। 44A। 45 चूज द करेक्ट पेयर, सही जोड़ों का चयन करें। रेनिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, स्टार्च, इन्वर्टेज, सुक्रोज और एमेलियस लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। The center of hunger or center which regulates the amount of food we eat is located in। हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा है जो कि ये रेगुलेट करता है कि हम कितना भोजन खाते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मेड्यूला में, सेरेब्रम में, हाइपोथैलेमस में या एलिमेंट्री कनाल में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46।
ठीक है। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले याद रखना, हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे ब्रेन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बहुत सारे एसेंशियल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिनकी जरूरत होती है बॉडी को। और ये जो हार्मोन्स होते हैं बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, नींद कितनी आएगी, कब आएगी, हमारा मूड रेगुलेट करते हैं। ये अगर आप गंदे मूड में हैं तो आप सोच जाना कि आपकी बॉडी में जो हाइपोथैलेमस है उसने कोई ऐसा हार्मोन सीक्रेट किया जिससे आपका मूड खराब हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ ये रेगुलेट करते हैं हमारी हंगर, ओके, कि हम कितना खाना खाएंगे, और हंगर का जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में है। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर इज गोइंग टू बी सी, 46 सी। 47 सिनाबार, सिनाबार इज एन ओर ऑफ, सिनाबार किसका ओर है? ओर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो किसका ओर है ये? क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर है मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी। 47 आंसर इज गोइंग टू बी ए। 48 Who suggested the name of the United Nations Organization? UNO के नाम का सुझाव किसने दिया था? फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन या चार्ल्स डिगोले? ओके, क्वेश्चन नंबर 48। चार्ल्स डिगोले तो फ्रांस से है और वहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी यही है। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, जो यूएस प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने इस नाम का सुझाव दिया था। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? 48 का आंसर है ए। और इनफैक्ट जो यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने पहली बार जो एलाइज थे वर्ल्ड वॉर 2 में उनको इस नाम से संबोधित किया था। तो 48 का आंसर क्या है हमारा? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 49, question number 49. The state government of Dash has decided to ban buying and selling of plastic bags below 50 microns. वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, इसी राज्य सरकार ने पहले 40 से कम पर प्रतिबंध लगाया था, 40 माइक्रोन से कम। अब इन्होंने 50 माइक्रोन से कम पर लगा दिया है और इनका ये मानना है कि ये बुरी तरह से जो ड्रेन्स होते हैं उनको क्लॉग करते हैं, तो पतली प्लास्टिक पर इन्होंने बैन लगाया है। ये गोवा की सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है या सिक्किम की सरकार है? क्वेश्चन नंबर 49 हमारा आंसर है ए, गोवा गवर्नमेंट ने 50 माइक्रोन से पतले जो प्लास्टिक बैग्स हैं उन पर बैन लगाया। What causes wind to deflect towards left in the southern hemisphere? जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो हवाएं हैं वो अपने मूल पथ से बाई ओर आपकी डाइवर्ट होती हैं। ये किस वजह से है? ये टेम्परेचर की वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से है, या फिर ये प्रेशर की वजह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अब अर्थ जो है ये एक सर्कल अपना पूरा एक जो रोटेशन है वो 24 घंटे में पूरा कर लेता है, और इसका जो असर है वो जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, वाटर है हमारा, एयर है, उनके ऊपर डेफिनेटली पड़ता है। और फेरेल्स लॉ जो है वो इस सारे कॉन्सेप्ट को समझाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50, रोटेशन ऑफ द अर्थ वो कारण है जिसकी वजह से विंड्स जो हैं जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में बहती हैं तो वो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 फेरेल्स लॉ इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपके साथ जनरल अवेयरनेस सेक्शन, पेपर कोड था हमारा ये 891, उसका जनरल अवेयरनेस सेक्शन डिस्कस किया हिंदी मीडियम में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं इम्प्रूव करती हूँ कि ये वीडियोस देखकर आपको काफी मदद मिलेगी और आपका जो जीके सेक्शन है वो इम्प्रूव होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।